ये दिन कई लोगों के मन में आई थी, लेकिन अपन क्रम से इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब एक इस 15-20 दिनों में अपन ने इस जम्बू द्वीप का पूरा विस्तार देखा। अब हम इस जम्बू द्वीप में किस प्रकार से अकृत्रिम जिनालय है, उन सब की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखना, वो सब रचना आप आपके दिमाग में बिठा लेना कि जिसके द्वारा आपको अकृत्रिम जिनालय समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब आपके सामने और एक जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा है। ठीक है। और एक दिखाई दे रहा है, मतलब वही जम्बू द्वीप है, लेकिन अभी टूडी टूडी मतलब उसमें पर्वत वगैरह ऊंचे नहीं, बिल्कुल फ्लैट दिखाए हैं, वो समझने के लिए। तो अब इसकी चर्चा अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। इस जम्बू द्वीप में शुरुआत करते हैं वह 6 कुलाचलों से। देखिए, ये 6 कुलाचल है। ये पहला वाला कुलाचल हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। ऐसे ये 6 कुलाचल इस जम्बू द्वीप में हैं। अपने देखे थे, हर कुलाचलों के ऊपर कूट थे। उसमें से पहला जो कूट था, जिसका नाम था सिद्धायतन कूट, और उस सिद्धायतन कूट के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। तो ये पहले पर्वत पर होने वाला अकृत्रिम जिनालय, ये दूसरे पर्वत पर होने वाला अकृत्रिम जिनालय, ये तीसरे पर्वत पर होने वाला अकृत्रिम जिनालय, ये चौथे पर्वत के ऊपर, ये पांचवें पर्वत के ऊपर, और ये छठे पर्वत के ऊपर। अब आप जोड़ते जाना, ध्यान देना। 6 कुलाचलों के ऊपर 6 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो कुलाचलों के 6 अकृत्रिम जिनालय। ठीक है। अब आगे देखते हैं। भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत है। ठीक है। इस विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी कूट थे, 9 कूट थे, और उसके ऊपर सर्वप्रथम कूट के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय, ठीक है, जिसको हमने सिद्धायतन कूट कहा था। और उस समय मैंने यह भी समझाया था, जिन जिन कूटों के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होते हैं, उन कूटों को सिद्धायतन कूट कहते हैं। उनके दूसरे कोई नाम नहीं होते। कहीं पर भी कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय हो तो उसका नाम सिद्धायतन कूट ही होता है। तो भरत क्षेत्र का जो विजयार्ध पर्वत है, उसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय। ऐरावत क्षेत्र में जो विजयार्ध पर्वत है, उसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय। ठीक है। और विंध्य क्षेत्र में जो है, कितनी नगरियां हैं विंध्य क्षेत्र में? 32 नगरियां हैं। तो इस 32 नगरियों में ये विजयार्ध पर्वत है, और इस विजयार्ध पर्वत की पहली टूक पर ये अकृत्रिम जिनालय है। तो इस 32 नगरियों में 32 विजयार्ध पर्वत है, और हर विजयार्ध पर्वत के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय है। तो 32 विजयार्ध पर्वतों के ऊपर 32 अकृत्रिम जिनालय हुए। तो अब कुल कितने जिनालय हुए विजयार्ध पर्वत के ऊपर? 32 विंध्य क्षेत्र के, एक भरत क्षेत्र का, और एक आर्यखंड ऐरावत क्षेत्र का। ऐसे कुल मिलाकर 34 विजयार्ध पर्वतों के ऊपर 34 अकृत्रिम जिनालय। आप जोड़ते जाना, 6 कुलाचलों के हुए,
32 विजयार्ध पर्वतों के हुए। अब विदेह क्षेत्र में 16 वक्षार गिरी है। हर वक्षार गिरी की नदी की तरफ जो कूट है, उस कूट के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय है। तो ये नदी की तरफ होने वाला मतलब ये सीता नदी और ये सीतोदा नदी, इनकी तरफ होने वाले जो कूट है, उन कूटों के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। तो ऐसे 16 वक्षार है। विदेह क्षेत्र में पूर्व और उत्तर की तरफ 4 वक्षारों के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय, पूर्व दक्षिण वक्षारों के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय, पश्चिम दक्षिण वक्षारों के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय और पश्चिम उत्तर वक्षारों के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय। ऐसे वक्षार के ऊपर 16 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ठीक है, तो उसमें 16 जोड़ लेना। अब देखो, इसी विदेह क्षेत्र में 4 गजदंत पर्वत है। 1, 2, 3 और 4। इन गजदंत पर्वतों के ऊपर भी अपन ने देखा था 9 कूट, 7 कूट, 9 कूट और 7 कूट, ऐसे कूट है। और जो कूट इस सुदर्शन मेरु पर्वत की तरफ है, उसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय। तो 4 गजदंतों के ऊपर 4 अकृत्रिम जिनालय। तो गजदंतों के 4 जोड़ लेना। ठीक है, अब देखो, जम्बू और शालमली वृक्ष, यहां पे है जम्बू वृक्ष और यहां पर है शालमली वृक्ष। इनकी शाखाओं के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। तो वो जिनालय भी जोड़ लेना। अब देखिए कितने कितने हुए, 6 कुलाचल, 34 विजयार्ध, 16 वक्षार, 4 गजदंत और जम्बू शालमली वृक्षों के ऊपर 2। ऐसे कुल मिला के 78 अकृत्रिम जिनालय हुए। अभी जोड़ने के बाद 78 हो गया हिसाब? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि यह सुदर्शन मेरु पर्वत है। इसकी भी रचना आपने देखी थी ना, अष्टानिका पर्व में इसकी रचना बड़े विस्तार के साथ हमने देखी थी। तो यह जो सुदर्शन मेरु पर्वत है, उसके भद्रशाल वन में 4 अकृत्रिम जिनालय है। ये जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये भद्रशाल वन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय। फिर नंदन वन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय। सोमनस वन में 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय और पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय। ऐसे कुल मिला के सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर 16 अकृत्रिम जिनालय होंगे। ऐसे इनको जम्बू द्वीप के जिनालयों में क्यों गर्भित किया? क्योंकि सुदर्शन मेरु इस जम्बू द्वीप का ही हिस्सा है, क्योंकि जम्बू द्वीप के बीचों बीच यह पर्वत है। इसीलिए इन 16 अकृत्रिम जिनालयों को भी इसमें गर्भित करेंगे तो 78 अकृत्रिम जिनालय हो जाएंगे। ठीक है, अब आया समझ में? इस प्रकार से जम्बू द्वीप में अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा करते हैं तो वह 78 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। अपने को कितने देखने? 458 अकृत्रिम जिनालय देखने हैं। तो उसमें से
78 अकृत्रिम जिनालय तो इस जम्बू वृक्ष में होते हैं। अब यह समझ में आया होगा कि 78 अकृत्रिम जिनालय किस प्रकार से होते हैं। ये आया समझ में। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यह तो हुआ जम्बू द्वीप का विस्तार। अब जम्बू द्वीप का जो विस्तार है, देखना, जैसे जम्बू द्वीप का विस्तार है, सेम वैसे ही आगे के द्वीपों में भी इसी प्रकार का विस्तार होता है। अब यह इसी प्रकार का विस्तार होता है मतलब क्या? देखिए, मैं एक बार रिवीजन सब जम्बू द्वीप की करता हूं। वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका विस्तार समझेंगे तो ढाई द्वीप तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 या 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ढाई द्वीप के अकृत्रिम जिनालय समझना बड़ा मुश्किल। तो देखिए, इस जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। यह जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जम्बू द्वीप, इसमें एक भरत क्षेत्र है। इसमें एक आर्य और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। इस भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत है और 2 नदियां बहती, ठीक है। और ये 2 नदियां इस पर्वत के ऊपर होने वाले तालाब से निकलती। यहाँ पर इस जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल तो मैंने अभी आपको गिना है। हर कुलाचलों के ऊपर एक तालाब है। उत्तर की तरफ जो अंतिम पर्वत है और दक्षिण की तरफ जो अंतिम पर्वत है, उन पर्वतों पर होने वाले तालाब में से 3 नदियां निकलती है। 2 तो भरत क्षेत्र में चली जाती है और एक हैमवत क्षेत्र में चली जाती। ऐसे इस पर्वत पे होने वाले तालाब से 3 नदियां निकलती। क्षेत्रों की चर्चा करें तो इस जम्बू द्वीप में 6 कुलाचलों के कारण 7 क्षेत्रों की रचना होती है। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां हैं। 3 कर्म भूमि में से भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल परिवर्तन होता है। लेकिन विदेह क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा कोई काल परिवर्तन नहीं होता। यहाँ के काल की चर्चा हम अपनी अपेक्षा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा चौथा ही काल होता है। लेकिन काल परिवर्तन ही नहीं तो चौथा नंबर लगना संभव नहीं, क्योंकि चौथा नंबर तो तब लगेगा जब 3 काल बीत जाएंगे। लेकिन यहां पर काल परिवर्तित ही नहीं होते। तो इस विदेह क्षेत्र में जो भी काल है वही अखंड रूप से कायम रूप से रहता है। इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप के 3 कर्म भूमियां हैं। अब देखो, 5 भोग भूमियां, 5 कहो या 6 कहो, 6 ही कहो, 6 भोग भूमियां हैं। कैसी? ये पहली जघन्य भोग भूमि यहां पे जैसी है वैसे यहां पर भी जघन्य भोग भूमि। उसके बाद यहां पर और यहां पर मध्यम भोग भूमि है। और विदेह क्षेत्र में उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ उत्तम भोग भूमि है। इस प्रकार से इस विदेह क्षेत्र जम्बू द्वीप में
कायम स्वरूप में रहने वाली भोग भूमियों की चर्चा करें तो 6 भोग भूमियां हैं, और काल परत्वे परिवर्तन होते हुए भोग भूमि की चर्चा करें तो 8 भोग भूमियां। 6 तो ये हुई, एक भरत क्षेत्र की और एक ऐरावत क्षेत्र की। इस प्रकार से 3 काल तक, पहले 3 काल तक समझे तो जम्बू द्वीप में 8 भोग भूमियां हैं, और तीसरे काल के बाद 6 ही भोग भूमियां होती है। आया समझ में? और तीसरे काल तक यदि सोचो तो एक ही कर्म भूमि है, क्योंकि तीसरे काल तक तो भरत क्षेत्र में भी भोग भूमि है और ऐरावत क्षेत्र में भी भोग भूमि है। तो कर्म भूमि तो मात्र यहां पर हुई, और तीसरे काल के पश्चात 3 भोग भूमियां होती है। ठीक है? इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र जो है उनकी रचना इस प्रकार से होती है। अब आओ विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में भी 4 वक्षार गिरियों के कारण, 3 विभंगा नदियों के कारण एक दिशा में 8 नगरियां होती है। ऐसे चारों दिशाओं में मिलकर 32 नगरियां होती, और इस 32 नगरियों में एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। और इसी आर्यखंड में जो भी जीव जन्मता है वही मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर पाता। इसलिए मैंने कल बताया था, कल बताया परसों बताया होगा, कि हर कोई जीव सोचता है कि मैं विदेह क्षेत्र में चला जाऊं और वहां से निर्वाण को प्राप्त सहजता से हो जाऊंगा। लेकिन समझना कि भरत क्षेत्र में दिक्कत बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र में मात्र 5 ही म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है, और अभी वर्तमान में हम आर्य खंड में जन्म ले चुके। तो इन 5 म्लेच्छ खंडों से तो वर्तमान में तो बच चुके हैं। अब आर्य खंड में है, हम सोचते हैं विदेह क्षेत्र में जाएंगे तो विदेह क्षेत्र में तो 32 आर्यखंड है और 160 म्लेच्छ खंड। 160 होते हैं ना, 32 इंटू 5 कितने होंगे? 160 हो गए। तो 160 म्लेच्छ खंड है। तो देखिए आपके सामने सामने कितना टफ कंपटीशन है। गलती से 160 में से किसी नगरी के भाग में आपने जन्म लिया तो यह समझना कि आपका वह जन्म बेकार चला गया, क्योंकि म्लेच्छ खंड में जन्म लेके कोई मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाता। उसमें क्षमता नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन क्षमता होने पर भी उस प्रकार का पुरुषार्थ वह जीव करता ही नहीं। इसीलिए यह जीव यहां पर जन्म लेके मोक्ष जाने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थी नहीं बनता। गलती से आर्यखंड में जन्मे, गलती से तो इसलिए कह रहा हूं, यदा कदा किंचित ऐसे शब्दों का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में किया जाता, यहां पर भी करो तो ऐसा मत समझना कि यहां पर होने वाले सभी सम्यक दृष्टि होते। यहां पर मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, और उन मिथ्या दृष्टियों में यदि हमारा नंबर लग गया तो यह भी समझना कि इस क्षेत्र में आकर भी हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इस प्रकार से ये विदेह क्षेत्र में जाके आत्मा का कल्याण और उसका पुरुषार्थ करेंगे, यह कल्पना करना, यह मान्यता रखना ही मूल गलत मान्यता। जब जाग जाओ तभी है सवेरा। आप जब जाग जाओ तो भरत क्षेत्र में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। उसके लिए आपको विदेह क्षेत्र में ही जाना पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। और नहीं जागे तो विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान की नगरी में जन्म भी लेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह विदेह क्षेत्र में जाकर निर्वाण प्राप्त करने का विचार करना ही मूल में गलत मान्यता।
एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर आप निर्वाण को प्राप्त होंगे, यह तो पक्का नियम है। मतलब भले ही आप भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र में जन्म लो और एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, तो फिर आपका मोक्ष तो निश्चित ही है। अब फिर आप कहीं पर भी जन्म लो, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ समय तक वहां पर जीवन बिताना पड़ेगा और फिर मनुष्य बन के आप निर्वाण अवश्य ही प्राप्त कर लो। इस प्रकार से यह विदेह क्षेत्र का आग्रह धरना यह बहुत गलत मान्यता है। अब यह भी बात है कि विदेह क्षेत्र में ही जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में और नरक में भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो अच्छी बात, लेकिन वहां पर नहीं प्राप्त किया तो तहत चेथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो स्वर्ग में जर भी कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए यह ध्यान रखना कि इस जम्बू द्वीप में अभी हम भरत क्षेत्र में आर्यखंड में जन्म ले चुके हैं, तो यह हमारा बहुत अधिक पुण्य का उदय है। वो अमूल्य तत्व विचार में आता है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मनुष्य भव मिलना और मनुष्य भव भी आर्य खंड में मिलना, आर्य खंड में मिलने के बाद भी जिन कुल मिलना, जिन कुल मिलने के बाद भी बुद्धि की सजगता होना, बुद्धि की सजगता होने के बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने के बाद उनको जानने का क्षयोपशम का उघाड़ होना, और क्षयोपशम का उघाड़ होने से काम नहीं चलेगा। सोचना, इतनी लंबी चौड़ी कसरत करते हुए यहां पर पहुंचे, क्षयोपशम का भी बढ़िया उघाड़ हुआ, उससे काम चलेगा क्या? तो आचार्य कहते उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोग यदि आप अपना क्षयोपशम बढ़ाने के पीछे ही लग जाओ तो उस क्षयोपशम ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उसी क्षयोपशम ज्ञान से आपने यदि आत्म स्वरूप पहचान लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, तो सब कुछ पा लिया। और आत्मा का दर्शन तो वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में जन्मे हुए जीव आसानी से कर सकते। और यदि एकमात्र आत्मानुभव कर लिया तो समझ लो कुछ ही भव हमारे बचे हैं कि जिन भवों के बाद हम अवश्य ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसीलिए कोई ऐसा नहीं समझे कि अरे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अरे मैं विदेह क्षेत्र में जाऊंगा और वहां पर सीमंदर भगवान के पाद मूल में सम्यक दर्शन करूंगा। वहां पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं जितना आप समझते हो। वहां पर भी जाने के लिए देखो, देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना इसके लिए बहुत पुण्य का उदय लगता है। और उसमें भी सच्चे देव का समागम मिलना, मूर्ति रूप में नहीं, साक्षात रूप में मिलना, यह तो और भी कठिन बात है और अधिक पुण्य के उदय की जरूरत होती। आपको यह भी पता होगा, समो शरण जो इन तीर्थंकरों का समो शरण लगता है, तो समो शरण में तो पहले मिथ्या दृष्टि को जाने के भाव ही नहीं हो। और यदा कदा जीव चला भी जाए तो वह बाह्य वैभव में ही अटक जाता है। भगवान की जीव दिव्य ध्वनि जिस सभा में खिरती है, उस सभा तक वह जा ही नहीं पाता। तो आप सोचो कि मैं इस
सीमंदर भगवान की नगरी में चला जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, वहां पे पहुंचे तो समोशरण की विभूति में ही अटक गए तो क्या फायदा। इसीलिए इन बाह्य सामग्रियों के अधीन होने की बजाय ये सामग्रियों का निषेध जिनवाणी में नहीं किया, लेकिन उन सामग्री की अधीनता स्वीकार करने की बजाय हम अपनी आत्मा की अधीनता स्वीकार करेंगे तो हम भगवान के समोशरण में क्यों, हमारा भी समोशरण लग सकता है, लेकिन हम अपनी आत्मा की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही इस जम्बू द्वीप में भटकते रहेंगे। इसीलिए इन तीन लोक की जानकारी, इस जम्बू द्वीप की जानकारी लेने का फायदा क्या। ये हमने बढ़िया बढ़िया देखा, अरे यहाँ पर ये विदेश क्षेत्र है, यहाँ पर भरत क्षेत्र है, यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया भोग भूमि है। ये सब जानने का फायदा क्या, मैं आपको पूछता हूँ। जब हमने जाना तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जानने से पहले कोई कहे अरे इसको जानने से क्या फायदा, तो वह तो जिनवाणी के बारे में आलस्य करता है, स्वच्छंदता धारण करता। लेकिन जब हमने यह जम्बू द्वीप की रचना देखी, जम्बू द्वीप में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की रचना देखी, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इसको जानने का फायदा क्या। आप कहोगे कि इसको जानने का फायदा इतना मिला कि ऐसा जम्बू द्वीप होता है, इसका ज्ञान हुआ। मेरा अगला सवाल आपको रहेगा, ये जानने से फायदा क्या। तो आप कहोगे अकृत्रिम जिनालयों के बारे में ज्ञान हुआ। मैं आपको पूछता हूं, अकृत्रिम जिनालयों का ज्ञान होने का फायदा क्या है। मतलब ये सब रचनाएं सिर्फ हमारे ज्ञान का ही विषय बनी रहे, इससे हम कुछ ग्रहण नहीं करें, इससे हम अपने भावों तक ना पहुंचे, तो इन रचनाओं का, इन अकृत्रिम जिनालयों का और जिनबिंबों का ज्ञान करने का कोई फायदा नहीं। जैसे हमने खाना खाते समय थाली में रोटी है इसका ज्ञान किया, और ऐसा ही हमने इस जम्बू द्वीप रूपी थाली में अकृत्रिम जिनालय है इसका ज्ञान किया। दोनों ज्ञान समान है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इन रचनाओं को देखकर, जानकर, यदि हमें उस केवली के केवल ज्ञान की महिमा आए, सिर्फ ज्ञान की नहीं, केवली के केवल ज्ञान से केवली बनने की महिमा आए, और हम भी केवली बनने का ज्ञान और निर्धार अपने मन में नहीं करे, तो इस जम्बू द्वीप को जानने का, उसके ज्ञान का कोई फायदा हमें होगा नहीं। इसलिए अब मैं आज यह इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि इस जम्बू द्वीप को, और अकृत्रिम, कितने अकृत्रिम जिनालय, 78, 78 अकृत्रिम जिनालय इस जम्बू द्वीप में है। ऐसे 78 अकृत्रिम जिनालयों को जानकर वे वहां पर विराजमान हैं। हमारे अंतरंग में होने वाले आत्म भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि ना जाए तो इन भगवंतों का ज्ञान करके हमें कोई फायदा होगा नहीं। और यदि उनको देखकर, उनको जानकर हमें अपने स्वरूप का भान हो जाए तो ये जम्बू द्वीप की रचना पढ़ने का फायदा या सार्थकता हमारे जीवन में हो जाएगी। ऐसी सार्थकता हमारे जीवन में हो, यही इस ज्ञान का फल है। इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप को जानकर हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करें। ऐसी प्रेरणा इस जम्बू द्वीप के ज्ञान से हमें मिलती। आया समझ में। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप का विस्तार हमने जाना। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। हाँ, पूछिए।
हाँ जय जिनेंद्र पूछिए पंडित पूछिए। जी, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जय जिनेंद्र। पंडित जी, आपने बताया विदेह में की सारे बख्शार बेरी विभंग नदी सभी बताया। एक बार हाँ, मुझे पूरी काउंटिंग बता दीजिए। काय की काउंटिंग चाहिए आपको? मुझे जैसे बख्शारगिरी 4 हो गए एक दिशा में, हाँ तो चारों दिशाओं में 16 हो गए। बिल्कुल 3 विभंग नदी हुई तो चारों दिशाओं में 12 हो गई। बिल्कुल हाँ, 8 नगरी एक दिशा में हुई तो 32 हो गई। बराबर। हाँ, फिर आर्यखंड कितने, एक नगरी में आर्यखंड एक हुआ, हाँ, तो पूरे चारों दिशाओं में 4 हो गए। 4 दिशाओं में कहाँ है आर्यखंड? 16 16 16 हाँ 16 आर्यखंड हुए। आगे हाँ हाँ 16 हाँ। कैसे हो गए? हर एक नगरी एक, में एक आर्यखंड है ना, हाँ 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 ठीक। तो तो 32 16 नगरियां आर्यखंड, हैं, हाँ तो 32 आर्यखंड हुए। और 32 एक हुए, दिशा में मान लो तो 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मिलेक्ष खंड, हाँ मिलेक्ष खंड, नगरी से 5 गुना कर दो, हाँ ठीक, नगरी से 5 गुना। ठीक, क्योंकि और ये 5 खंड है एक नगरी में। हाँ, और वो जो पर्वत आपने बताए थे निषद नील पर्वत वगैरह, हाँ कुलाचल कहलाते हैं वो। हाँ 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 ये 6 कुलाचल, होते हैं। वो 6 होते हैं कुलाचल। हाँ 6 होते हैं। बस हाँ इतने ही है पंडित जी पूरे? पूरे जम्बूद्वीप में तो इतने ही है। नहीं नहीं, विदेह में विदय नहीं, में ये तो कुलाचल जम्बू, कहाँ है? नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, वहां तो बख्शारगिरी है। बख्तियार गिरी है ना। हाँ हाँ, ये जम्बू द्वीप में कुलाचल 6 तो कुलाचल है। 6 कुलाचल है। हाँ, बस इतने ही है ना पूरा विदेह का? हाँ बस इतना ही। चलो बस ठीक है। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जय जिनेन्द्र। अगला किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये भोग भूमि का जो और म्लेच्छखंड की गिनती पूरे जम्बू द्वीप में मैंने लिखी है, तो विदेह क्षेत्र में म्लेच्छखंड हो गए 160, हाँ और भरत और ऐरावत का मिलके 10 म्लेच्छखंड हो गए। बिल्कुल। और वो जो बीच में रहते दो कुलाचल के बीच में, वो भी म्लेच्छखंड होता है क्या फिर? कहाँ पे 2 कुलाचल? कौन से 2 कुलाचल के बीच में? मतलब हिमवन और महाहिमवन के बीच में क्या बोलते वो वो उस? वो मृच्छक खंड नहीं कहलाएगा, वो भोग भूमि है। अच्छा, तो मैं मलेचखंड का इतना ही होगा तो बराबर है ना पूरी जम्बू द्वीप का फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भोग भूमिया कितनी हो गई फिर, भोग भूमि? अभी देखिए, मैंने इसी क्लास में डिटेल्स में बताया है। नहीं, 3 भोग। मैंने लिखा है जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि हो गई। हाँ मतलब 6 भोग भूमि तो 3 काल छोड़कर 3 काल में 6 भोग भूमि रहेगी, और बिल्कुल 3 काल में 8 भोग भूमि रहेगी, भरत और बिल्कुल सही। ऐरावत मिलके। ठीक है। और एक पूछना था मुझे, आर्यखंड कितने हो गए पूरे मिला के जम्बू द्वीप में? अभी आप ये ढूंढ तो लो। ये 16 हो गए ना? नहीं, 32 हो गए, सॉरी। हाँ विदेह क्षेत्र के 32, हाँ भरत क्षेत्र का एक और ऐरावत क्षेत्र का एक, ऐसे 18, मतलब 34 हो जाते हैं क्या? बिल्कुल 34 हो जाते हैं। बराबर है ना ये जो लिखा है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय और एक जिनेन्द्र। क्वेश्चन था मेरा कि विदेह हाँ क्षेत्र बोलिए। के जो तीर्थंकर रहते हैं, उनका जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र का वो पांडुक शिला पे अभिषेक होता है ना, जन्माभिषेक, तो विदेह हाँ क्षेत्र का सुमेरु पर्वत पर कौन सी शिला पे होगा इनका अभिषेक? अभी थोड़ा सा आप अष्टानिका पर्व में आपने जो चर्चा की थी ना, हाँ हाँ आप थे क्या अष्टानिका पर्व सुन? हाँ, मैं लिया हो थी मैं। तो अष्टानिका पर्व में अंत में जो अपने पंचमेरु की चर्चा की ना, हाँ हाँ, वो वो आप एक बार क्लास देख लीजिए। अच्छा ये ठीक है। हम्म। ये अलग अलग है ना, तो अभी यहाँ पे 4 है, तो चारों के ऊपर किस हाँ किस के कौन से हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, एक पूर्व अच्छा, विदय के, एक हाँ पश्चिम विदय ठीक। के और एक ऐरावत क्षेत्र के होते
अच्छा ठीक है। ठीक है, जय चलिए। जिनेन्द्र जय भैया जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये जो मलेच खंड है वो भी कर्म भूमि है ना? म्लेच्छ खंड भी कर्मभूमि है, बराबर है। ठीक, धन्यवाद। हाँ, अगला किसी का प्रश्न पूछिए। हाँ, पूछिए। ये हाँ, पूछिए। कुणाला केला मैं अनम्यूट, क्या नाम है? हेलो, हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आपने बोले कि थी मेरू के ऊपर 4 वन है, तो एकदम ऊपर में है या ऐसे नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट लेवल्स पे है? आप चारों एक आप एक बार अष्टानिका की क्लासेस देख लेना, उसमें अपन ने 8 दिन तक 6-7 दिन तक इसकी चर्चा की है। सामान्य रूप से बताता हूँ, विस्तार से आप वहां पर सुन लेना। विस्तार नहीं, सामान्य नीचे रूप से। भूमि में तो भद्रशाल वन है, उसके ओके, ऊपर नंदन वन है, ओके, उसके ऊपर यहाँ पे सोमनस वन है। इन पर्वतों की पूरी ऊंचाई के साथ रंगों का भी डिटेल्स मैंने वहां पर बताया। ओके, ओके, और सबसे ऊपर है वो पांडुक वन है। ओके। तो ओह इन यस, पर्वत के ऊपर क्रमशः नीचे भूमि पर भद्रशाल वन, थोड़ा ऊपर नंदन वन, और ओके, बीच तक गए तो सोमनस वन, और छत पे है पांडुक वन। ओके, ऐसे थैंक यू। 4 वन कहे गए। ओके। और पंडित जी, और एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बोले कि सम्यक दर्शन मिल गया तो मोक्ष जाने का चांसेस है, हाँ, करेक्ट? तो चांस नहीं, थोड़ा आप 100% मोक्ष चले जाओगे। कि मेरे को सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि ये सम्यक दर्शन एग्जैक्टली क्या होता है? सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट नहीं, वो है, लेकिन अभी उसकी चर्चा करूंगा तो आगे अभी आएगा। नहीं नहीं, आगे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बीच में करूंगा, आज तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना एक वाक्य मैं कह सकता हूँ, सिंपल अपने एकदम। आत्म स्वरूप को जानना, अनुभव करना, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, जय जिनेन्द्र। आगे किसका है? हाँ, संजीव जी, जय जिनेन्द्र। हा, जय जिनेंद्र पंडितजी. जय जिनेन्द्र। आम्हाला जे आकाशामध्ये तारे वगैरे दिसतात, चंद्र, हाँ, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, मग हे कुठले हो. आहेत? नाही, आपल्याला जे दिसतात चंद्र सूर्य, ते आपलेच म्हणजे आपले म्हणजे जैन भूगोलामधले चंद्र सूर्य दिसतात. अच्छा, म्हणजे ते फक्त भरतखंडावरच आहेत का मग ते पूर्ण जम्बूद्वीपामध्ये नाही सगळीकडे नाही, ते दिसतात? पुरा तर आता आपण जम्बूद्वीपाची चर्चा करतोय, हा, तर हा. तिथं 2 सूर्य आणि 2 चंद्र आहेत, बरं बरं. आणि बाहेरच्या क्षेत्रात डबल डबल होत जातात. म्हणजे अच्छा. 4 सूर्य, 4 चंद्र असं विस्तार वाढत जातो. आपण बरं. जेव्हा ज्योतिष देवांची चर्चा करू हा, तेव्हा हे हा. विस्तार येईल, कारण त्याचा खूप मोठा विस्तार आहे. तर बरं तो बरं. विस्तार पण एक सामान्य रूपाने एवढं सांगतो की जम्बूद्वीपामध्ये 2 सूर्य आणि 2 चंद्र आहेत. बरं बरं. जे आणि आज आपण बघतो तो सूर्य आपण 1 दिवसानंतर बघतो, परवा. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे तो एक ते अगोदर उगवलेला आहे. बरं बरं. जे एक आज बघितला, आणि दुसरा आता उद्या जो बघणार. हा, बोला. आता ही जी मानव सृष्टी जी आहे आपली, ती या कुठे नाही दुसरीकडे. इकडे आहे बघा, मानव ती. सध्या आपली मानव सृष्टी आहे ना, ती इथे आहे. अच्छा. बर, जे म्हणतो आपण बोल. हा, बर, ठीक. ठीक आहे. ठीक आहे, हा, धन्यवाद. जय जिनेंद्र. अजून कोण आहे? प्रश्न कोणाचा आहे का? जय जिन पंडित जी. जय जिनेंद्र. पंडित जी, इन कृत्रिम जिन चैत्यालयों में प्रतिमाएं किनकी होती हैं? भगवंत अरिहंतों की होती है. मतलब जैसे कि अपने यहाँ पे 24 तीर्थंकर की होती है, तो हाँ, बाकी वहाँ पर तीर्थंकरों की नहीं होती, क्योंकि हर अरिहंत तीर्थंकरों के कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, जी. लेकिन भगवंतों के, इसलिए वहां पर जो मूर्तियां हैं, यह 4 गुण के धारी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन 4 गुणों के धारी ऐसे अरिहंत भगवंतों की वह प्रतिमा होती. जी.
जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर होंगे। जैसे अभी अपने यहाँ सुनो तो भरत भगवान हुए, राम भगवान हुए, तो इनकी जो प्रतिमाएं बनती है वो प्रतिमाएं वहां पर होंगी। मतलब ऐसे भगवंतों की, वो मतलब भरत और राम की प्रतिमाएं नहीं, ऐसे भगवंतों की प्रतिमाएं जिनका कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और अगला प्रश्न किसी का है? हाँ पूछिए। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं। चलिए, नहीं कौन? हाँ हाँ पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। वो जय जिनेन्द्र। पहले जो हिमवन पर्वत पे के तालाब में जो देवी का नाम बताया था ना, तो वो हाँ अष्ट देवी में आते हैं ना फिर वो? हाँ आते आते। तो वो अष्ट देवियां इसी जम्बू द्वीप में ही रहती है क्या? हाँ बिल्कुल यहीं पे रहती है। और प्रत्येक कुलाचल पे एक देवी रहेंगी तो 6 हो गए, बाकी के 2? बाकी के 2 अभी उनका स्थान तो नहीं मालूम कहाँ से आती है, लेकिन आती जरूर है। इसका अच्छा, उल्लेख ठीक कहीं है। नहीं आता है कि बाकी के 2 कहाँ से आती है। मतलब यहाँ पे खाली वो आते हैं, रहते हो स्वर्ग में रहते हैं क्या वो देवी? जन्मते स्वर्ग में है, रहते यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक है, है, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय ठीक। जिनेन्द्र। जय चलिए, जिनेन्द्र। तो आज सबके प्रश्न भी हुए। आज अपन यहीं पे रुकते हैं और कल अपन यहाँ पे ढाई द्वीप की रचना को प्रारंभ करने जा रहे हैं, और फिर ढाई द्वीप की रचना को देखते हुए 458 अकृत्रिम जिनालय की वंदना क्रमशः अपन करेंगे। आज अपन अभी यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।